राधे राधे आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो हम बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास देख रहे थे। उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो 2 वीडियो हम लोगों ने इस पे बनाया है, पढ़ लिया है। पहले वीडियो में हमने भूमिका देखा और दूसरे वीडियो में देखा हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये हमने दूसरे वीडियो में देखा था। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा अपभ्रंश काव्य। ठीक, तो अपभ्रंश काव्य को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो भी महत्वपूर्ण लगे उसे नोट करिएगा एक जगह। ठीक, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अपभ्रंश काव्य और हिंदी रचनाएं। ये तीसरा वीडियो है, अपभ्रंश और हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बंगला साहित्य बंगला जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास का साहित्य है। इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया, विकास धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अखुआ चुका था, लेकिन इस प्रकार का वनस्पति शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में निरंतर या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। उसके निरंतर में अनिरंतर या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह निरंतर आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षणता और बनता है। इस क्षणने और बनने में पिछले युग की कुछ स्वीकृतियाँ अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृति अथवा रूपांतरित हो जाती है। शेष जो हैं वो क्या होती हैं? अस्वीकृत और रूपांतरित हो जाती हैं। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियाँ और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। तो ये कह रहे हैं कि इतिहास की प्रक्रिया के तहत जो अपभ्रंश है उसे हिंदी साहित्य के हमें जोड़कर ही देखना होगा। ठीक, इन दोनों को जोड़कर ही देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियाँ हैं जो हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिली हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इन मतभेदों की 3 कोटियाँ हैं। पहला, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। अपभ्रंश क्या है? पुरानी हिंदी है और इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल गुलेरी और शुक्ल ने इसी मत का समर्थन किया है। फिर है हमारा दूसरा पॉइंट कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है। अपभ्रंश को हम हिंदी नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह हिंदी है। फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। क्या है? हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। फिर है तीसरा पॉइंट हमारा कि चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। क्या कह रहे हैं कि चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, अपभ्रंश का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। और रामविलास शर्मा का जो मत है वो बिल्कुल इसी मत से मिलता जुलता है। फिर आते हैं आगे हमारा दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरी प्रचारणी पत्रिका में
पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। अब इन लेखों को पुस्तककार कर दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और वह फिर पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। क्या लिखा है गुलेरी ने? इन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो ये कथन को आपको ध्यान देना है, गुलेरी जी का है और ये कथन पेपर में पूछा जा चुका है, यूथ में आप लोगों को मिलेगा। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। फिर उन्होंने आगे कहा है कि विभक्तियाँ घिस गई हैं, खिर गई हैं। एक ही विभक्ति है, वह और कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में बांट देते हैं। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। तो ये ध्यान देना है कि गुलेरी जी ने अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, एक को पुरानी अपभ्रंश और एक को परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। तो 2 भागों में बांटा है इन्होंने अपभ्रंश को। तो हिंदी में जिस अपभ्रंश को शामिल किया गया वो कौन सा अपभ्रंश है? तो वो परवर्ती अपभ्रंश है। गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद्र के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमाल पाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थीं। सन 1916 में हय प्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान और दोहा भी उनके देखने में नहीं आया। इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। शुक्ल जी ने भी गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को क्या कहा है? तो पुरानी हिंदी कहा है। तो इसे आप लोगों को ध्यान देना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो एक तो सबसे पहले गुलेरी जी ने कहा है और फिर शुक्ल जी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही कहा है। उन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। फिर इसके आगे है कि इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं। अपने इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे क्या लिखते हैं? कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभाष मतलब प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, शुक्ल जी ने अपभ्रंश को 2 नाम दिया है, एक तो वो पुरानी हिंदी कहते हैं और एक को प्राकृताभाष हिंदी कहते हैं। तो शुक्ल जी ने प्राकृताभाष हिंदी किसे कहा है? तो अपभ्रंश को कहा है। ये आपको ध्यान देना है। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। वे एक ओर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय में पाते हैं तो दूसरी ओर वे बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कढ़पा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कढ़पा का काल संवत 900 के उपरांत ठहराया है।
उन्होंने कड़पा का समय कब ठहराया है? तो संवत 900 के उपरांत उन्होंने ठहराया है। ये भी ध्यान देना है हमें। फिर आगे है कि राहुल जी काव्यधारा, राहुल जी ने अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी काव्यधारा, 1945 में लिखा था। डेट याद रखना है आप लोगों को हिंदी काव्यधारा का। और उसमें क्या लिखा है कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। राहुल सांकृत्यायन ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी स्वीकार किया है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी 3 लोगों ने स्वीकार किया है। सबसे पहले गुलेरी जी, फिर शुक्ल जी और फिर राहुल सांकृत्यायन जी। तो इन तीनों का नाम आप लोग ध्यान देंगे। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है कि सुबंत, तिङंत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों पाली और प्राकृत ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों, तिङंतों की सृष्टि की। उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जात्यात्मक, गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। तो इन्होंने सिद्धों की भी रचनाओं को इसी काल में समेट लिया था और सबको पता है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। वो आदिकाल नहीं नाम स्वीकार करते हैं, उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। चलिए आगे आते हैं। अगला है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। ये ध्यान देना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन नहीं कहता? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं कहते हैं। शुक्ल जी, गुलेरी जी और राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं कहते हैं। वे क्या कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। ये किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। कथन ये पूछता है 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक की रचनाओं को आदिकाल कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है और आदिकाल में जो रचनाएं हुई हैं उसको हजारी ने 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला, जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा, मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश राशक तथा प्राकृत पैंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद हैं। तो प्रथम श्रेणी मतलब जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाओं में हजारी ने क्या रखा है? तो उन्होंने प्रबंध चिंतामणि को रखा है, हेमचंद्र के व्याकरण को रखा है, अब्दुल रहमान को रखा है और प्राकृत पैंगलम को रखा है। तो ये हमें ध्यान देना है। फिर आगे है हमारा कि दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की जाती है और दूसरी श्रेणी में उन्होंने किसको रखा है? तो रासो काव्य को रखा है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश राशक की गणना वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं। ये भी ध्यान देना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश राशक को परिनिष्ठित अपभ्रंश में रखा है। फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा है। कीर्तिलता के अवहट्ठ का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। जो कीर्तिलता है वो उसकी भाषा अवहट्ठ है, लेकिन जो उसका व्याकरणिक ढांचा है वो अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं,
प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। मोस्ट है ये कथन, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। ये किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तो शुक्ल जी ने सिद्धों की भाषा को क्या बताया है? तो देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी बताया है। तो ये भी ध्यान देना है। यह तो स्पष्ट है कि सिद्ध कढ़पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो कबीर की साखी और रमैनी की भाषा है, तो साखी की भाषा क्या है? साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है, मतलब साखी की भाषा सधुकड़ी है। और रमैनी की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी उसमें मिलता है, पूर्वीपन भी मिलता है। कुछ चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन अपने बंगला साहित्य के इतिहास में अवहट्ठ कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धनाथों का प्रभूत प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं। रामविलास शर्मा हैं, वो आधुनिक आर्य भाषाओं को अभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिरपरिचित अवधारणा को संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश और अभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ये साफ इनकार कर जाते हैं। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं, ये भी ध्यान देना है। इन्होंने अपना अलग ही मत दिया है। इन्होंने कहा है कि आधुनिक आर्य भाषाएं अभ्रंश से नहीं निकली हैं। ठीक, इन्होंने इनकार कर दिया है। फिर आगे देखते हैं। किशोरी दास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, रामविलास शर्मा ने किशोरी दास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आद्य मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अभ्रंश की सुगम नसेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल प्रचलित और लोकप्रिय भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं को विरोध करने का साहस हो, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरी दास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रहती हैं। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान है। मोस्ट है ये स्टेटमेंट, ध्यान देना है आपको कि साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी है। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है और इसीलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है।
साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नौसेनी को रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया है वह सही है, पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। पर अब कोई प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहने लगा और बनाई हुई भाषा को आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। अब हम प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम नहीं बता सकते हैं। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से ही निर्मित हुई होंगी। उनकी ध्वनियाँ आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज की ही देन हैं। कवियों में अपनी रचना के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम हैं तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों, परसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न प्राकृत से और न संस्कृत से। तो अपभ्रंश में जो काव्य रूप हैं, कथानक हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो सीधे लोक से लिया गया है, इसीलिए तो इसको लोक भाषा भी नाम दे दिया गया है। अपभ्रंश को भरत मुनि लोक भाषा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो है प्राकृत और संस्कृत से नहीं ग्रहण किया गया है, इसमें लोक से ग्रहण किया गया है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन क्या है? अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। ये बच्चन सिंह ने कहा है कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत और कभी तो कवित्त सवैया, कभी हरि गीतिका तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में ही इतिहास दृष्टि भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। प्राकृत में और अपभ्रंश में राहुल सांकृत्यायन ने क्या इतना अंतर माना है? तो गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया।
जो अभ्रंश साहित्य है उसने छंद कहाँ से लिया? लोक से लिया, और उसे हिंदी साहित्य ने भी स्वीकार कर लिया। और देखिए यहाँ पूछता है, दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश का लाडला छंद या अपभ्रंश का सबसे खास छंद कौन सा है? तो दोहा है। फिर आगे है कि जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। अपभ्रंश में कैसे दोहे मिलते हैं? तो वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहाबद्ध के अंतर्गत ही माना जाता रहा है। दूसरा छंदबंध है पद्धड़िया या अरिल। दूसरा छंदबंध क्या है? पद्धड़िया या अरिल। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। ये छंद किससे मिलते जुलते हैं? तो चौपाई से। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्त सूरि ने अरिल का प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पद्धड़िया छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो चतुर्भुज ने किया। ये कवि हैं अपभ्रंश के, मैंने बताया था आप लोगों को। ये भी एक क्या है? अपभ्रंश के कवि हैं। तो अपभ्रंश में सबसे पहले पद्धड़िया छंद का प्रयोग चतुर्भुज ने किया है। और जिनदत्त सूरि ने किसका किया है? तो जिनदत्त सूरि ने अरिल या अलिह का किया है। ठीक। और देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत, कि पद्धड़ियों में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। जो पद्धड़ियाँ होती हैं उसमें कितने के बाद धत्ता दिया जाता है? तो 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यूं दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। यहीं से सब प्रश्न बनते हैं। देख लीजिए आप लोग कि दोहा चौपाई पद्धति के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो सरहपा हैं। ठीक। दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता सरहपा हैं। सूफियों के मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया है, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है। कबीर दास में जो उलटवासिया और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान हैं। कबीर दास में जो उलटवासिया और सूर दास में जो दृष्टिकूट पर दिखाई देते हैं, वो चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान हैं। आरंभ में रास एक गेय छंद था, जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। आरंभ में रास क्या था? एक गेय छंद था, जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया। रास क्या था? गेय छंद था और संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। और संदेश रासक का भी 1/3 अंश है, वो रास छंद में ही लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थी। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत बंगला बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई, उस मात्रा में न गुजराती को मिली और न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश, समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अब क्या करें बच्चन सिंह?
बच्चन सिंह कह रहे हैं कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये भी ध्यान देना है कि अपभ्रंश काव्य को बच्चन सिंह ने 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन? तो सिद्ध काव्य, जैन काव्य तथा बौद्ध जैनेतर साहित्य। 3 श्रेणियों में बांटा है, सिद्ध काव्य, जैन काव्य तथा बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के अंतिम काल 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। जब अपभ्रंश का अंतिम समय चल रहा था 14वीं या 15वीं शताब्दी, तो उस समय खड़ी बोली, अवधी और ब्रज और मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अवहट्ठ में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का अध्ययन भी जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी वस्तु की अंतर योजना बदल गई। ठीक, तो हमने इतना देखा अपभ्रंश काव्य का परिचय। अब हम कल से क्या देखेंगे? अपभ्रंश काव्य देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा अपभ्रंश काव्य। तो इतना आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक, नहीं भी समझ में आएगा तो घबराना नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है ये किताब और बहुत आनंद आएगा इसे पढ़ के। ठीक, तो घबराइएगा मत, आराम से इसे सुनिएगा। हमने अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाओं पे चर्चा कर ली। अपभ्रंश और हिंदी हमारा टॉपिक था आज का। हमने अपभ्रंश और हिंदी का संबंध देखा। हम अब कल से क्या देखेंगे? अपभ्रंश काव्य देखेंगे। अपभ्रंश में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, कौन कौन से कवि आते हैं। आज की भी क्लास में हमने 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। जैसे में हमने देखा कि सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग किसने किया, फिर चतुर्भुज के बारे में देखा। कई अच्छे अच्छे प्रश्न मिले हम लोगों को, तो उसको आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, नोट करना है। प्रश्न यहीं से सब बनते हैं। और क्या लगता है आपको कि गाइडों से बनते हैं? नहीं, प्रश्न यही सब 2-3 किताबें हैं, यहीं से हूबहू पेपर में आपके आएंगे। नया भी आएगा तो यहीं से आएगा और पुराना तो आता ही है यहीं से। तो अगर नया भी जो प्रश्न बनेगा वो इसी बुक से होगा और शुक्ल जी की बुक से होगा और कहीं नहीं जाएगा बाहर वो। ठीक, तो इसीलिए हमको इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।